स्वागत है। आज हम पौधों की दुनिया की एक अनोखी कहानी में उतर रहे हैं। ये सिर्फ बायोलॉजी का चैप्टर नहीं, बल्कि धरती पर जीवन के विकास की एक शानदार दास्तां है। इसमें गजब की इंजीनियरिंग और टिके रहने की जबरदस्त रणनीतियां छिपी हैं। बिल्कुल। हम समय में लगभग 500 मिलियन साल पीछे जाएंगे, जब जमीन पर पहले पौधों ने कह सकते हैं कि पैर जमाने की कोशिश की थी। हम देखेंगे कि कैसे काई जैसे साधारण पौधों से लेकर आज के विशालकाय पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों तक का सफर तय हुआ। यह एक तरह से पौधों के विकास की कहानी है, एक एक करके। और सिर्फ कहानी नहीं, हम उनकी बनावट को भी समझेंगे। तना, पत्तियां ये सिर्फ पौधे के हिस्से नहीं है, बल्कि एक अविश्वसनीय जैविक मशीन के पुर्जे हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, धरती के सबसे पहले और सबसे अजीब पौधों में से एक के साथ। चलिए शुरू करते हैं लाइकेन से। ये देखने में भले एक अकेला मामूली सा पौधा लगे जो पत्थरों या पेड़ों पर उगता है, पर असल में ये एक नहीं बल्कि दो जीवों की एक असाधारण साझेदारी है। साझेदारी मतलब एक टीम की तरह। ये तो दिलचस्प है। इसमें कौन कौन है? इसमें एक खिलाड़ी है शैवाल यानी एल्गे, और दूसरा है कवक यानी फंगाई। ये एक क्लासिक सहजीवी संबंध है, जिसे अंग्रेजी में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो ये टीम वर्क काम कैसे करता है? मतलब कौन क्या करता है इस टीम में? शैवाल, जो कि हरा होता है, वो टीम का शेफ है। वो सूरज की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण करके दोनों के लिए खाना बनाता है। वहीं कवक टीम का बॉडीगार्ड और सप्लायर है। बॉडीगार्ड और सप्लायर। हाँ, वो शैवाल को रहने के लिए एक मजबूत घर देता है, उसे तेज धूप और सूखे से बचाता है, और जमीन से पानी और जरूरी खनिज सोखकर शैवाल तक पहुंचाता है। वाह! पर इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण इस्तेमाल है ना? प्रदूषण के बारे में कुछ? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। लाइकेन वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक सूचक है। जहां भी हवा में सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 गैस ज्यादा होती है, वहां ये उग ही नहीं पाते। ये तो प्रकृति का अपना चेक इंजन लाइट जैसा है। अगर ये कहीं नहीं दिख रहा, तो मतलब उस जगह की हवा में कुछ गड़बड़ है। आपने बिल्कुल सही समझा। वैसे इसका एक और इस्तेमाल है जो हम सबने बचपन में किया है, लिटमस पेपर बनाने में। अच्छा, वही नीला और लाल लिटमस पेपर। तो लाइकेन ने हमें दिखाया कि टीम वर्क से मुश्किल हालात में कैसे टिका जा सकता है। लेकिन अगर एक पौधे को अकेले ही जमीन पर अपना वजूद बनाना हो, तो अगला कदम क्या होगा? तो यहीं पर ब्रायोफाइटा की कहानी शुरू होती है। ये जमीन पर पैर जमाने वाले पहले असली पौधों में से थे, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। इन्हें पादप जगत के उभयचर या एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। उभयचर जैसे मेंढक? ये नाम क्यों? क्योंकि मेंढक की तरह ही ये रहते तो जमीन पर हैं, पर अपनी जिंदगी का एक बहुत जरूरी काम यानी निषेचन, फर्टिलाइजेशन, वो पानी के बिना नहीं कर सकते। इन्हें प्रजनन के लिए नमी या पानी की जरूरत होती है, इसीलिए ये अक्सर आपको नमी वाली जगहों पर ही मिलेंगे। मॉस इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एक मिनट, अगर ये जमीन पर आ गए थे, तो इनमें जड़ें और तने जैसी चीजें होंगी? यही तो इनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। इनमें असली जड़, तना या पत्तियां नहीं होती। और सबसे जरूरी बात, इनमें संवहनी ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते। संवहनी ऊतक यानी पौधे की अंदरूनी पाइपलाइन, जो पानी और खाने को ऊपर नीचे ले जाती है। बिल्कुल। जाइलम और फ्लोएम नाम की ये नसें इनमें नहीं होती। अब सोचिए, बिना पाइपलाइन के आप किसी बिल्डिंग में पानी ऊपरी मंजिलों तक कैसे पहुंचाएंगे? नहीं पहुंचा सकते। इसी वजह से ब्रायोफाइटा कभी भी ज्यादा ऊंचे नहीं हो पाते और जमीन से चिपके रहते हैं। तो विकास के क्रम में अगला बड़ा कदम इसी पाइपलाइन को बनाना रहा होगा। सही पकड़ा, और ये क्रांतिकारी कदम था। इसके बाद आए टेरिडोफाइटा, जिन्हें पादप जगत के सरीसृप यानी रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। सरीसृप? हाँ, क्योंकि ये जमीन पर पूरी तरह से स्थापित हो चुके थे। ये धरती पर उगने वाले पहले संवहनी पादप थे, मतलब फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स। ये पौधों के लिए समझ लीजिए गगनचुंबी इमारतें बनाने जैसा था। वाह! तो ये धरती के पहले ऊंचे पेड़ थे। फर्न जैसे पौधे इसी में आते हैं ना? मुझे याद है बचपन में फर्न की पत्ती के पीछे इन भूरे दानों को देखकर लगता था कि पत्ती खराब हो गई है। हाँ, वो भूरे दाने असल में इनके बीजाणु हैं, मतलब स्पोर्स। टेरिडोफाइटा में वैस्कुलर सिस्टम तो आ गया था, लेकिन इनमें अभी भी फूल और बीज बनाने की तकनीक विकसित नहीं हुई थी। ये आज भी स्पोर्स से ही प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो पौधों ने ऊंचा उठना सीख लिया। अब अगली बड़ी चुनौती क्या थी?
अगली चुनौती थी प्रजनन को पानी की निर्भरता से आजाद करना और एक ज्यादा सुरक्षित तरीका खोजना। यहीं से बीज मतलब सीड का विकास शुरू हुआ। और इस कड़ी में अगले पौधे हैं जिम्नोस्पर्म, जिन्हें हम अनावृत बीजी भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म, इसके नाम में ही नग्न जैसा कुछ छिपा है। इसका क्या मतलब है? इसका ग्रीक में मतलब ही होता है नग्न बीज, नेकेड सीड्स। इनके बीज किसी फल के अंदर सुरक्षित बंद नहीं होते, बल्कि शंकु यानी कोन्स पर खुले में लगे होते हैं। अच्छा, जैसे चीड़ के पेड़ पर वो भूरे रंग के कोन होते हैं। बिल्कुल, अगर आप उनकी परतों को खोलें तो आपको उनके अंदर बीज मिलेंगे। ये ज्यादातर ठंडे और पहाड़ी इलाकों में ही दिखते हैं और इनकी पत्तियां भी आम पेड़ों जैसी चौड़ी न होकर सुई जैसी नुकीली होती हैं। हाँ, उसका भी तो कोई खास कारण होगा। बिल्कुल, ये ठंडे और बर्फीले माहौल के लिए एक शानदार अनुकूलन है। सुई जैसी पत्तियां सतह के क्षेत्रफल को कम कर देती हैं, जिससे पानी का वाष्पीकरण बहुत कम हो जाता है। जब पानी जम जाता है तो पानी बचाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। इसी समूह में एक पौधा है जिंको, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जीवित जीवाश्म है। ये सुनने में बहुत रहस्यमयी लगता है। ये वाकई में है। जिंको बाइलोबा एक ऐसा पौधा है जो करोड़ों सालों से, जब धरती पर डायनासोर घूमते थे, तब से लेकर आज तक बिना ज्यादा बदले मौजूद है। इसके जीवाश्म मिलते हैं जो आज के पौधे से लगभग हूबहू मिलते हैं। कमाल है। तो अब तक हमने देखा कि पौधों ने जमीन पर रहना सीखा, ऊंचा उठना सीखा और फिर बीज बनाना भी सीख लिया। तो अब क्या बचा? पादप जगत का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? वो हैं एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी, या सीधे सीधे कहें तो फूल वाले पौधे। हमारे आसपास दिखने वाले लगभग 90% पौधे, आम, गुलाब, गेहूं, घास, सब इसी समूह में आते हैं। इनकी सफलता का राज क्या है? इन्होंने ऐसा क्या अलग किया जो जिम्नोस्पर्म नहीं कर पाए? दो बड़ी चीजें। पहली और सबसे जरूरी, इन्होंने अपने बीजों को एक फल के अंदर सुरक्षित कर लिया। ये एक कवच की तरह काम करता है। और फल जानवरों को आकर्षित भी करता होगा। सही बात है। जानवर फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक फैला देते हैं। ये एक शानदार मार्केटिंग रणनीति थी। और दूसरी चीज? दूसरी है दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। ये इनकी अपनी एक खास तकनीक है। सरल भाषा में समझें तो इसमें एक ही प्रक्रिया में बीज के भ्रूण के साथ साथ उसके लिए शुरुआती भोजन भी बन जाता है। इससे ऊर्जा की बर्बादी नहीं होती। और इन्हें दो मुख्य भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। इसमें मुझे हमेशा कंफ्यूजन होती है। इसे पहचानने का एक बहुत आसान तरीका है। एक बीजपत्री मतलब मोनोकॉट के बीज में सिर्फ एक बीजपत्र होता है। जैसे मक्का या गेहूं का दाना, आप उसे दो बराबर हिस्सों में नहीं तोड़ सकते। अच्छा। और इनकी पत्तियों को देखिए, उनमें नसें समानांतर होती हैं। हाँ। जैसे केले या घास की पत्ती में। और द्विबीजपत्री मतलब जिसके बीज में दो पत्र हों? बिल्कुल, जैसे चना या राजमा, जिसे आप आसानी से दो दालों में तोड़ सकते हैं। हाँ। वही दो बीज पत्र हैं। इनकी पत्तियों में नसें एक चाल की तरह फैली होती हैं, जैसे आम या पीपल के पत्ते में। हाँ। ये एक बहुत ही सरल पहचान है। बेहतरीन। तो ये था पौधों के विकास का सफर। अब जब हमने अलग अलग तरह के पौधे देख लिए हैं, तो चलिए जरा इनके पुर्जों को, यानी इनकी बनावट को करीब से देखते हैं। शुरुआत जमीन के नीचे से करते हैं, जड़ से। ठीक है। जड़ पौधे का वो हिस्सा है जो बीज के मूलांकुर यानी रेडिकल से निकलता है। इसकी प्रकृति बड़ी दिलचस्प है। ये हमेशा प्रकाश से दूर भागती है। अच्छा। इसलिए इसे फोटो नेगेटिव कहते हैं। और ये गुरुत्वाकर्षण की ओर जाती है, इसलिए जियो पॉजिटिव है। इसका मुख्य काम तो पौधे को मजबूती से पकड़ कर रखना और पानी सोखना है। हाँ, ये पौधे का लंगर भी है और उसका स्ट्रॉ भी। ये पौधे को जमीन में जमाए रखता है और मिट्टी से पानी और जरूरी खनिज लवणों को सोख कर ऊपर भेजता है। पर सारी जड़ें एक जैसी नहीं दिखती। गाजर भी एक जड़ है और बरगद के पेड़ से लटकती हुई चीजें भी जड़ें हैं। आपने सही पकड़ा। मुख्य रूप से जड़ें दो तरह की होती हैं। एक है मूसला जड़, टैपरूट, जिसमें एक मुख्य मोटी जड़ होती है जो गहराई तक जाती है। गाजर, मूली, चुकंदर इसी का उदाहरण है। ये असल में ऐसी मूसला जड़ें हैं जो अपने अंदर खाना जमा करके मोटी हो गई हैं। और बरगद वाली जड़ें, वो तो तने से निकल रही हैं। उन्हें कहते हैं अपस्थानिक जड़, एडवेंटिशियस रूट। ये वो जड़ें हैं जो बीज के मूलांकुर की जगह पौधे के किसी और हिस्से से निकलती हैं। बरगद के पेड़ में जो मोटी मोटी जड़ें टहनियों से लटक कर नीचे जमीन में चली जाती हैं, वे असल में पेड़ को सहारा देने वाले अतिरिक्त खंभे हैं।
इसी तरह गन्ने में भी जमीन के पास तने से जो जड़ें निकलती हैं, वे भी अपस्थानिक जड़ें ही हैं। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि कुछ सब्जियां जिन्हें हम रोज खाते हैं और जड़ समझते हैं, वे असल में तना होती हैं। आलू इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। आलू, अदरक, हल्दी, प्याज, अरबी, ये सब जमीन के नीचे उगते हैं। हाँ, पर ये जड़ें नहीं हैं। ये भूमिगत तने का रूपांतरण है। समझ लीजिए कि पौधे ने जमीन के नीचे अलग-अलग तरह के स्टोरेज कंटेनर बना लिए हैं। स्टोरेज कंटेनर, ये तो मजेदार है। तो आलू किस तरह का कंटेनर है? आलू एक कंद है, ट्यूबर। ये बस एक फूला हुआ भूमिगत तना है। अगर आप आलू को ध्यान से देखें तो उस पर छोटी छोटी आंखें होती हैं। वो असल में उसकी गांठें यानी नोड्स हैं, जहां से नया पौधा उग सकता है। जड़ पर कभी भी नोड्स नहीं होती। और अदरक, वो तो फैलता जाता है। अदरक और हल्दी प्रकंद हैं, यानी राइजोम है। ये जमीन के नीचे समानांतर फैलता है। प्याज और लहसुन शल्ककंद हैं। ये असल में गूदेदार पत्तियों की परतें हैं। हाँ, और अरबी एक घनकंद है, यानी कोर्म है। यह जानकारी तो किचन में सब्जी काटते वक्त भी सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए अब जमीन से ऊपर आते हैं, पौधे के सबसे जरूरी हिस्से पर, पत्ती पर, जिसे पौधे का किचन भी कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा। पत्ती पौधे की सोलर पैनल और फूड फैक्ट्री दोनों है। इसका जो चौड़ा हरा भाग होता है उसे लैमिना कहते हैं। पत्ती के बीच में जो एक मोटी नस होती है वो मध्य शिरा है, और उससे जो पतली पतली नसें निकलकर जाल बनाती हैं वे शिराएं हैं, मतलब वेन्स। तो एक पत्ती के मुख्य रूप से क्या क्या काम होते हैं? भोजन बनाने के अलावा भोजन बनाना यानी प्रकाश संश्लेषण तो इसका सबसे मुख्य काम है। इसके अलावा दो और बहुत जरूरी काम है। एक है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन, मतलब पौधे के अंदर मौजूद अतिरिक्त पानी को भाप बनाकर उड़ाना। यह पौधे का कूलिंग सिस्टम भी है। और तीसरा है गैसों का विनिमय, मतलब हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना और ऑक्सीजन बाहर छोड़ना। तो एक पत्ती सांस कैसे लेती है? उसके पास तो नाक या फेफड़े नहीं होते। उसके पास फेफड़ों से भी ज्यादा कुशल चीज होती है। पत्ती की सतह पर लाखों छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। हर छेद दो खास कोशिकाओं से घिरा होता है, जिन्हें रक्षक कोशिकाएं यानी गार्ड सेल्स कहते हैं। मतलब ये गार्ड सेल्स इन छेदों के दरवाजे हैं। एकदम सही। जब पौधे के पास भरपूर पानी होता है तो ये गार्ड सेल्स पानी से भरकर फूल जाती हैं, जिससे बीच का छेद स्टोमेटा खुल जाता है। और जब पौधे में पानी की कमी होती है तो ये कोशिकाएं पिचक जाती हैं और छेद बंधा जाता है। ये एक ऑटोमेटिक और बहुत ही शानदार व्यवस्था है। तो आज हमने पौधों के विकास की पूरी कहानी देखी। एक साधारण साझेदारी से शुरू होकर जमीन पर पैर जमाने, ऊंचा उठने और फिर फूल और फलों की दुनिया बसाने तक, और साथ ही उनकी जड़, तने और पत्तियों की बेहतरीन इंजीनियरिंग को भी समझा। ये विकास का क्रम वाकई शानदार है। ये दिखाता है कि कैसे पौधों ने धीरे धीरे धरती पर जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए खुद को ढाला है। ये सिर्फ स्थिर जीव नहीं है, बल्कि ये बेहद जटिल और कुशल जैविक मशीनें हैं। और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त कर